नमस्ते साथियों। आज हम शैक्षिक प्रबंधन का जो पार्ट है फर्स्ट ग्रेड में उसे हम करने जा रहे हैं। शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा। सबसे पहला टॉपिक है शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा। तो शुरू करते हैं। औपचारिक रूप से शैक्षिक प्रबंधन का विकास इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति से माना जाता है। शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा का सर्वप्रथम विकास अमेरिका में हुआ था। कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था। प्रबंधन की प्रारंभिक अवस्था 19वीं शताब्दी में F.W. टेलर से मानी जाती है, जिन्होंने वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत। आधुनिक प्रबंधन के जनक हेनरी फैयोल हैं। शैक्षिक प्रबंधन के जनक लूथर गुलिक हैं। प्रबंधन का गुरु पीटर ड्रेकर को कहा जाता है। प्रबंधन की सुव्यवस्थित अवधारणा का प्रतिपादक हेनरी फैयोल को कहा जाता है। शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन के जनक लूथर गुलिक हैं। संगठन का मस्तिष्क प्रबंधन को कहा जाता है। विद्यालय का मस्तिष्क प्रधानाध्यापक संस्था का जो प्रधान होता है उसे कहा जाता है। शैक्षिक प्रबंधन का अर्थ एवं परिभाषा। शैक्षिक प्रबंधन शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, शैक्षिक और प्रबंधन से। शैक्षिक का अर्थ है शिक्षा से और प्रबंधन का अर्थ है उचित व्यवस्था से। शैक्षिक प्रबंधन से हमारा तात्पर्य है व्यक्ति और व्यक्ति के बीच, वर्ग और वर्ग के बीच ऐसे संबंधों को स्थापित करना है जिनमें कार्यों का निश्चित विभाजन किया जा सके। ये पिफनेट की परिभाषा है। अगली परिभाषा है शैक्षिक प्रबंधन से तात्पर्य मानवीय संसाधनों का अधिकतम उचित उपयोग करना है, जिससे कि शिक्षा के पूर्व निर्धारित किए गए उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। ये डिमॉक की परिभाषा है। प्रबंधन के क्षेत्र में कला एवं विज्ञान एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये किसने कहा था? हिलकर्ट ने, रॉबर्ट एन हिलकर्ट ने। शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य है जो किसी प्रबंधन को करना पड़ता है। शैक्षिक प्रबंधन वह कार्य है जो किसी भी प्रबंधक को करना ही पड़ता है। ये परिभाषा एलन की है। शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं। शैक्षिक प्रबंधन की विशेषताएं। पहली विशेषता है शैक्षिक प्रबंधन कला और विज्ञान दोनों है। शैक्षिक प्रबंधन अमूर्त अवधारणा है। शैक्षिक प्रबंधन सतत और निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। शैक्षिक प्रबंधन में विद्यालय के समस्त मानवीय और भौतिक संसाधनों का अधिकतम उचित उपयोग किया जाता है। शैक्षिक प्रबंधन में अधिकारियों और कर्मचारियों के बीच आपसी सहयोग और समन्वय भी पाया जाता है। शैक्षिक प्रबंधन शिक्षा की समस्याओं का समाधान करता है। शैक्षिक प्रबंधन शिक्षा में अपव्यय और अवरोधन को रोकता है। शैक्षिक प्रबंधन विद्यालय में लोकतांत्रिक वातावरण स्थापित करता है। शैक्षिक प्रबंधन एक विशुद्ध मानवीय प्रक्रिया है। शैक्षिक प्रबंधन एक सामूहिक प्रयास है। शैक्षिक प्रबंधन संगठन के सभी स्तरों पर आवश्यक होता है। शैक्षिक प्रबंधन में अधिकारियों व कर्मचारियों के बीच अधिकार, कर्तव्य और कार्यों का विभाजन पाया जाता है। शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता के कारण कि हमें शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता क्यों पड़ी। पहला है शैक्षिक प्रबंधन की गुणवत्ता में वृद्धि के लिए। शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता में क्यों पड़ी? क्योंकि हम चाहते थे कि शैक्षिक प्रबंधन की गुणवत्ता में वृद्धि हो। अगला पॉइंट है आधुनिक वैज्ञानिक एवं तकनीकी आविष्कारों का लाभ उठाने के लिए शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने की आवश्यकता थी। संगठन की समस्याओं को सुधार करने के लिए
शैक्षिक प्रबंधन की आवश्यकता थी। आगे आते हैं शैक्षिक प्रबंधन के कार्य। जे हर्टले ने शैक्षिक प्रबंधन के प्रमुख 3 तत्व बताए थे। जे हर्टले ने शैक्षिक प्रबंधन के 3 तत्व बताए थे, अदा, प्रदा और प्रक्रिया। ऐसे तो अदा, प्रक्रिया और प्रदा है, लेकिन अदा, प्रदा, प्रक्रिया ये याद करने में सरलता होती है थोड़ी सी। विद्यालय भवन अदा के अंतर्गत आते हैं। विद्यालय भवन, फर्नीचर, खेल का मैदान, प्रधानाध्यापक, प्रशासन, अध्यापक, विद्यार्थी, शिक्षण अधिगम सामग्री, नवाचार, तकनीकी। प्रक्रिया के अंतर्गत आते हैं वित्तीय विभाजन, क्रय विक्रय, विकास, संचार, कार्मिक, कार्यालय। प्रदा में है प्रबंधकीय उपलब्धियां, अभिवृत्ति, मनोवृत्ति, अभिरुचि, तर्कपूर्ण चिंतन, प्रबंधकीय नियंत्रण। इसमें नवाचार तकनीक भी आती है अदा के अंतर्गत। आगे है शैक्षिक प्रबंधन के तत्व। तो ये शैक्षिक प्रबंधन के तत्व हर्टले के अनुसार थे और अब हैं शैक्षिक प्रबंधन के तत्व। ठीक है। भौतिक, विद्यालय भवन, ये 3 हैं। ये भी भौतिक, मानवीय और वित्त। तो भौतिक के अंतर्गत आता है विद्यालय भवन, 4 दीवारी, खेल का मैदान, फर्नीचर, प्रयोगशाला, पुस्तकालय और छात्रावास। अगला है मानवीय के अंतर्गत प्रशासन, प्रधानाचार्य, अध्यापक, विद्यार्थी, अभिभावक, कर्मचारी जो होते हैं कार्य कर्मचारी, और एसएमसी के सदस्य। वित्त में होती है फीस, अनुदान, कोष, सहायता राशि, जो वित्त से संबंधित होते हैं। शैक्षिक प्रबंधन के कार्य। नियोजन सबसे पहला आता है। नियोजन, नियोजन के अंतर्गत क्या आता है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, किससे करवाना है, इसका पूर्व निर्धारण ही नियोजन कहलाता है। यानी कि इन चीज़ों को हम पहले से निर्धारित कर ले हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है और किससे करवाना है, तो वो नियोजन कहलाता है। आगे संगठन, योजना की क्रियान्विति होती है। निर्देशन, अधीनस्थों को सही निर्देश देना निर्देशन होता है। समन्वय, तालमेल बैठाना, सबके साथ तालमेल बैठाकर रहना, ये समन्वय होता है। नियंत्रण, सौंपे गए कार्य की देखरेख करना, उस पर नियंत्रण रखना। नियुक्ति है संप्रेषण संचार प्रबंधन का नाड़ी तंत्र होता है। अभिप्रेरणा प्रबंधन का हृदय होती है। ये मोस्ट है, अभिप्रेरणा प्रबंधन का हृदय होती है। ये लिंकर्ट ने कहा था, ये भी ध्यान रखना है कि ये किसने कहा था, लिंकर्ट ने। अभिप्रेरणा प्रबंधन का हृदय होती है, लिंकर्ट ने कहा था, क्योंकि अभिप्रेरित, जब व्यक्ति अभिप्रेरित होता है तो सारे काम करने में रुचि भी रखता है। बजट बनाना, आय व्यय का लेखा जोखा रखना, निर्णय लेना, प्रबंधन का भविष्य होता है निर्णय लेना। आलेखन, निरीक्षण और पर्यवेक्षण। शैक्षिक प्रबंधन के कार्य वो हेनरी फयोल के अनुसार हैं। तो इन्होंने हेनरी फयोल ने POCCC की अवधारणा दी थी। P फॉर प्लानिंग, इन्होंने कहा था कि P प्लानिंग है, योजना है। O ऑर्गेनाइजेशन, संगठन है। C कंट्रोल, दूसरा C है कमांड और तीसरा C है कोऑर्डिनेशन। तो ये उन्होंने POCCC की अवधारणा दी थी हेनरी फयोल ने। याद रखना है, मोस्ट है। हेनरी फयोल के प्रबंधन के 14 सिद्धांत थे। कितने? 14 सिद्धांत थे। कार्य का विभाजन, अधिकार और उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता,
व्यक्ति हित की जगह सामान्य हित, परिभ्रामिक केंद्रीकरण और स्केलर श्रृंखला जो होती है पद सोपान पर आधारित, व्यवस्था बनाना, पहल करना, समानता, सहयोग की भावना, निर्देशन की सहयोग की भावना है। और इसके बाद है निर्देशन की एकता होती है, कार्यकाल का स्थायित्व होता है। ये हैं 14 सिद्धांत हेनरी फायोल के अनुसार। दोबारा देखते हैं। कार्य का विभाजन, अधिकार और उत्तरदायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, व्यक्ति हित की जगह सामान्य हित, परिभ्रामिक केंद्रीकरण और स्केलर श्रृंखला पद सोपान पर आधारित होती है। नंबर 9, व्यवस्था बनाना, पहल करना। अगला है पहल करना, समानता, सहयोग की भावना, निर्देशन की एकता, कार्यकाल का स्थायित्व। ये हो गए लूथर गुलिक। अगले हैं लूथर गुलिक। लूथर गुलिक ने POST-CORV की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। लूथर गुलिक ने POST-CORV की अवधारणा का प्रतिपादन किया था, जो अंग्रेजी वर्णमाला के 7 अक्षरों से मिलकर बना है। P फॉर प्लानिंग, नियोजन होता है। O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, संगठन होता है। S फॉर स्टाफिंग, कर्मचारी। D फॉर डायरेक्टिंग, निर्देशन होता है। CO ऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय होता है। R फॉर रिपोर्टिंग होती है, सूचना। V फॉर बजट होता है। शैक्षिक प्रबंधन के कार्य। तो शैक्षिक प्रबंधन के कार्य 2 प्रकार के होते हैं, मुख्य कार्य और गौण कार्य। पहले हम मुख्य कार्य को देखेंगे। पहला है नियोजन, संगठन, कर्मचारी, निर्देशन, समन्वय, अभिप्रेरणा, नियंत्रण। गौण कार्य है संचार, निर्णय, नवाचार, प्रतिवेदन। मुख्य कार्य नियोजन। शैक्षिक प्रबंधन में नियोजन का जनक लूथर गुलिक को कहा जाता है। ये बहुत ही मोस्ट है, ध्यान रखना है, लूथर गुलिक। अगला है नियोजन। शैक्षिक प्रबंधन का महत्वपूर्ण अंग है। नियोजन में क्या करना है, कब करना है, कौन करेगा, कितना धन व समय लगेगा आदि सभी बातों को शामिल किया जाता है। नियोजन जितना प्रभावशाली होता है, संगठन के उद्देश्यों को उतनी ही आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जॉन मिलेट कहते हैं, नियोजन किसी काम को करने के लिए बुद्धिमत्तापूर्वक तैयारी है। अगला है संगठन। अगला कार्य संगठन। संगठन के 4Ps अवधारणा दी थी लूथर गुलिक ने। 4Ps की अवधारणा, तो इन्होंने 4P बताए थे। पहला है पर्पस, उद्देश्य। प्रोसेस, प्रक्रिया। पैलेस, स्थान। और पर्सन, व्यक्ति। ये 4Ps की अवधारणा लूथर गुलिक की है, मोस्ट है, इन्हें भूलने की अनुमति नहीं है, बहुत मोस्ट है, ये ध्यान रखना है लूथर गुलिक की। आगे है संगठन के सिद्धांत। लूथर गुलिक ने 10 सिद्धांत दिए थे। ये सारे जो भी आ रहे हैं ना, ये बहुत मोस्ट है। संगठन के सिद्धांत, वैसे भी नोट्सों में निशान लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। लूथर गुलिक ने 10 सिद्धांत दिए थे। कार्य का विभाजन, विभागीय संगठनों के आधार, पद सोपान, उद्देश्य समन्वय, 100 उद्देश्य समन्वय, समितियों के अंतर्गत समन्वय, विकेंद्रीकरण, आदेश की एकता, लाइन तथा स्टाफ, प्रयोजन, नियंत्रण का क्षेत्र। उर्विक ने 8 सिद्धांत दिए थे, तो आपको सिंपली याद रखना है कि उर्विक ने 8 दिए थे
और लूथर गुलिक ने 10 सिद्धांत दिए। लूथर गुलिक के 10 सिद्धांत महत्वपूर्ण हैं, इनको भूलना नहीं है। एक बार फिर से देख लेते हैं। कार्य का विभाजन, विभागीय संगठनों के आधार, पद सोपान, सौउद्देश्य समन्वय, समितियों के अंतर्गत समन्वय, विकेंद्रीकरण, आदेश की एकता, लाइन तथा स्टाफ, प्रत्यायोजन, नियंत्रण का क्षेत्र। आगे है संगठन के साधन। तो संगठन के साधन 2 प्रकार के हैं, मानवीय संसाधन और भौतिक। मानवीय में जो मानव से संबंधित आ जाते हैं वो मानवीय हैं, जैसे प्रधानाध्यापक, अध्यापक, बालक, अभिभावक, लिपिक, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। भौतिक संसाधन विद्यालय भवन है, पुस्तकालय, श्यामपट्ट, फर्नीचर, समय सारणी, विद्यालय अभिलय, और इसमें और भी आ सकते हैं जैसे खेल का मैदान है। आगे देखते हैं। आगे चलते हैं। मानवीय संसाधन प्रधानाध्यापक। सबसे पहले प्रधानाध्यापक को देखते हैं। विद्यालय का मस्तिष्क होता है प्रधानाध्यापक। विद्यालय का मस्तिष्क होता है, प्रबंधन की सर्वोच्च इकाई है। विद्यालय का प्रशासक होता है प्रधानाध्यापक। प्रधानाध्यापक को दृढ़ चरित्र वाला होना चाहिए, ऐसा रायवर्न कहते हैं। रायवर्न क्या कहते हैं कि जो प्रधान अध्यापक है उसे दृढ़ चरित्र वाला होना चाहिए। वही व्यक्ति प्रधान अध्यापक हो सकता है जो ज्ञानी, तर्कवान, अदम्य साहसी और धैर्यवान हो। अगला है अध्यापक। शिक्षण का सत्तावादी चर होता है अध्यापक। स्वतंत्र चर है अध्यापक। नियोजक चर भी अध्यापक होता है। और विद्यालय का नाड़ी तंत्र अध्यापक को ही कहा जाता है। बालक शिक्षण का धुरी चर होता है, केंद्र चर, परतंत्र चर और योजनाधीन चर बालक ही होता है। अभिभावक आरटीई एक्ट 2009 की धारा 21A के अनुसार अभिभावक को विद्यालय प्रबंधन समिति के साथ जोड़ा गया है। ठीक है। लिपिक व्यवस्थापन में सहयोग करते हैं और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो होते हैं वो सहयोगी होते हैं। ये हमारा शैक्षिक प्रबंधन की अवधारणा वाला पार्ट पूरा हो गया। पहला चैप्टर कंप्लीट है। आप लोग ये नोट्स देख सकते हो और अच्छा लगे तो नोट्स बना करके पढ़ लेना। आज के लिए इतना ही।